नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके नॉवल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 1827। तुम बहुत सोचते हो। गोल्डन स्टोन माउंटेन। गोल्डन स्टोन माउंटेन में हर जगह चमकदार सुनहरी रोशनियां थीं। पहाड़ मानो सोने के बने हों, पत्थर चमकदार सुनहरे रंग के थे। ये स्थान स्वर्ण श्राइन के अधिकार क्षेत्र में था और यहाँ स्वर्ण ऊर्जा का अध्ययन करने वाले ही योद्धा भी थे। स्वर्ण श्राइन के पास होने के कारण गोल्डन स्टोन माउंटेन में कई संसाधन उपलब्ध थे। यहाँ तक कि गोल्डन स्टोन माउंटेन में रहने वाले लोगों के महल भी सोने से बने थे। इस समय गोल्डन स्टोन माउंटेन में एक शक्तिशाली योद्धा ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। उसने चौंक कर कहा, एक ड्रैगन। वह कौन है? वह एक शक्तिशाली राक्षसी ड्रैगन पर सवार है। उस व्यक्ति ने कहा। इस समय कई लोगों ने आकाश में उस राक्षसी ड्रैगन को देखा। उसे देखकर कई लोग हैरान रह गए। आखिरकार योद्धाओं की दुनिया में ड्रैगन्स को अद्भुत प्राणी माना जाता था। लोग ड्रैगन्स को देखकर हमेशा प्रभावित होते थे। मैंने सुना है कि प्रताप ने कई शक्तिशाली स्वर्गीय सम्राटों को आमंत्रित किया है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करना चाहते हैं। किसी ने कहा, मैंने सुना है कि यह निश्चित क्षेत्रों से संबंधित है। वे लोग सब पागल हैं। उनके विचार हमारे जैसे सरल नहीं है। हम शायद इसके बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। किसी और ने कहा, हाँ, हम बस इंतजार कर सकते हैं। प्रताप कई सालों से विवेकशील रहे हैं। मैंने सुना है कि वह स्वर्गीय सम्राट स्तर के सबसे शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या नहीं। गोल्डन स्टोन माउंटेन में बहुत कम योद्धा ऐसे हैं जो स्वर्गीय सम्राट स्तर के सबसे शीर्ष तक पहुंच पाए हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा। इधर अपने राक्षसी ड्रैगन के ऊपर खड़े दक्ष ने लोगों की बातें सुनी। उसकी सुनने की क्षमता अद्भुत थी और उसकी अनुभूतियां तीव्र थीं। साधना के ऐसे स्तर पर लोगों की इंद्रियां अद्भुत होती थीं। दक्ष ने सोचा, लगता है प्रताप गोल्डन स्टोन माउंटेन में प्रसिद्ध है। उसने कई लोगों को स्वर्गीय सम्राट स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुके लोगों के बारे में बातें करते सुना। ऐसे लोगों में पवित्र सम्राट बनने की क्षमता होती थी और अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो आमतौर पर ऐसा हो जाता था। इसलिए स्वर्गीय सम्राट स्तर के शीर्ष पर रहने वाले योद्धाओं की संख्या दुनिया में समय के साथ नहीं बढ़ी। दक्ष ने गोल्डन स्टोन माउंटेन के बारे में पहले ही जानकारी इकट्ठी कर ली थी। वह सीधे प्रताप के निगम परिवार की ओर उड़ गया। ड्रैगन अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, लेकिन वे बेहद तेज भी थे। वे बस सबसे भयानक ग्रेट ओरिएंटल ग्रीनफिंच रॉक से धीमे थे। हम यहाँ हैं, दक्ष ने दूर तक देखते हुए कहा। वहाँ एक विशाल झील थी। उसका पानी शांत था और कुछ पत्तियां सतह पर तैर रही थीं। वह जगह बहुत खूबसूरत थी। झील के बीचों बीच कुछ ऊंचे महल थे जो निगम परिवार के निवास स्थान थे। यहाँ सब कुछ सुनहरा है। निगम परिवार नया लग रहा है और झील के ऊपर तैरता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। दक्ष ने आसमान से उतरते हुए धीरे से कहा, एक ड्रैगन। इस समय कई लोगों ने राक्षसी ड्रैगन को झील की ओर उड़ते हुए देखकर कहा। नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने राक्षसी ड्रैगन को देखा और उसकी आंखों में तेज बिजली की रोशनी चमक उठी। इसी समय दूसरी तरफ एक खूबसूरत महिला खड़ी थी जिसका सुनहरा वस्त्र हवा में लहरा रहा था। राक्षसी ड्रैगन को देखते ही उसकी आंखें भी चमकने लगीं। वह बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रही थी। वे दोनों तेजी से दक्ष की ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद वे दोनों दक्ष के सामने पहुंच गए। दक्ष उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। एक राक्षसी ड्रैगन पर सवार एक युवक। नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने चौंक कर कहा, नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में बहुत कम लोग ऐसे थे जो ड्रैगन की सवारी कर सकते थे। सर्वोच्च पशु जगत से ड्रैगन को अपने वश में करके उन पर सवार होने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। अगर कोई ड्रैगन पर सवार होता तो इसका मतलब होता कि ड्रैगन इसके लिए राजी हो गया है। हाल ही में ड्रैगन की सवारी करने वाला एक युवक थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। तुम विश्ववंश से आए रुद्र हो, नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। विश्ववंश नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में वापस आ गया था और उसने फायर शाइन को भड़का दिया था। रुद्र ने नकुल और वेदाक्ष को हरा दिया था, इसलिए अब वह प्रसिद्ध हो गया था। फायर शाइन सहित अन्य श्राइनों के साथ जो कुछ
हुआ उस पर कई लोगों का ध्यान था, इसलिए कई लोग रुद्र के बारे में जानते थे। तो अब दक्ष थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। आम लोग उसे प्रतिभाशाली मानते थे लेकिन बहुत शक्तिशाली योद्धा नहीं, इसलिए वह बस थोड़ा सा प्रसिद्ध था। उसने अभी अभी अलग दिखना शुरू किया था। दक्ष आश्चर्यचकित था कि प्रताप ने उसे आमंत्रित किया था, लेकिन उसने निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया था। ये सामान्य था। इधर उस नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर दक्ष ने सिर हिलाया। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, किसी राक्षसी ड्रैगन पर सवारी करने के लिए तुम असाधारण जरूर होगे, लेकिन तुम फायर शाइन के वेदाक्ष से मुकाबला कर सको, ये दुर्लभ है। बेशक तुम उसके जितने ताकतवर नहीं हो। अधेड़ उम्र का आदमी शांत लग रहा था। उसने दक्ष की चापलूसी तो नहीं की लेकिन उसकी निंदा भी नहीं की। ऐसे साधना स्तरों पर लोग कम बहिर्मुखी और ज्यादा संयमी भी होते थे। वे ना तो लोगों की प्रशंसा करते थे और ना ही उनकी निंदा करते थे। वे बस तथ्य बताते थे। लोगों की निंदा करना व्यर्थ था। उन्हें पहले अपनी परवाह थी। दक्ष ने उनका ध्यान इसलिए नहीं खींचा क्योंकि वह दक्ष था, बल्कि इसलिए कि वह एक राक्षसी ड्रैगन की सवारी कर रहा था। आप शायद थंडर श्राइन से धीरज होंगे, महिला ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य ध्वनि श्राइन से रिद्धि। धीरज ने महिला को शांति से देखते हुए कहा। उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि आप लाखों ध्वनि तरंगे छोड़ सकती हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। भाई धीरज, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरी ध्वनि तरंग तकनीकें इतनी अच्छी नहीं हैं। मैं आपकी तारीफ के लायक नहीं हूँ, रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अद्वैत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह छोटा सा ड्रैगन कितना प्यारा और कितना छोटा है। वह पहले से ही बहुत मजबूत है। उसकी बात सुनकर अद्वैत की विशाल आंखें चमक उठीं और वह दहाड़ उठा जिससे आसमान हिल गया। रिद्धि ने उसे रोकने के लिए ड्रैगन दहाड़ की ध्वनि तरंग छोड़ी। फिर वह पीछे हटकर मुस्कुराए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो झील की शांति भंग न करें, चलो निगम परिवार की ओर चलें। उसकी ध्वनि तरंग तकनीक ड्रैगन की दहाड़ जैसा था और यह अद्वैत की ड्रैगन दहाड़ से कमजोर नहीं था। दक्ष ने रिद्धि की ओर देखते हुए धीरे से कहा। दिव्य ध्वनि श्राइन भी एक शाइन था और उसके सदस्य शक्तिशाली थे। उनकी ध्वनि तरंग तकनीकें भयानक थीं। इसके बाद धीरज और रिद्धि मुड़े और निगम परिवार की ओर उड़ गए। अद्वैत भी दहाड़ता हुआ उनके पीछे उड़ गया। जब वे निगम परिवार के क्षेत्र में दाखिल हुए तो कुछ लोग उनका स्वागत करने आए। कोई दक्ष और बाकी लोगों को उनके ठहरने के स्थान तक ले गया। निगम परिवार ने मेहमानों के ठहरने के लिए कमरे तैयार कर रखे थे। यह मेहमान कमरे बहुत शानदार थे। दक्ष जल्दी पहुंच गया था। इस समय तक ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे लोग धनी समूहों से थे। उनकी युद्ध क्षमताएं असाधारण थीं। दक्ष एक पहाड़ की चोटी पर गया और घास पर लेट गया। वह दूर तक देख रहा था। वहां कुछ और लोग भी थे। सब लोग माहौल का आनंद ले रहे थे। रुद्र, इस समय किसी ने कहा। उस आवाज को सुनकर दक्ष की आंखें चमक उठीं। वह अभी भी घास पर लेटा हुआ था। वह मुस्कुराया। दक्ष ने उस आवाज को पहचान लिया। यह आवाज वेदाक्ष की थी। उसे भी बुलाया गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे, दक्ष को देखते ही वेदाक्ष ने कहा। वह भी सुखद आश्चर्य से मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था हम फिर मिलेंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना सिर घुमाया और वेदाक्ष की ओर देखा। वे दोनों उत्साहित दिख रहे थे। रुद्र ने फायर शाइन को प्रसिद्धि पाने के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया था और अब प्रताप ने उन दोनों को वहां आमंत्रित किया था। वेदाक्ष दक्ष के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही जैसा तुमने ने कहा था। क्या विश्ववंश से सिर्फ तुम्हें ही आमंत्रित किया गया है? विश्ववंश बहुत छोटा है, मुझे ही निमंत्रण पत्र मिला है। विश्ववंश की तुलना फायर शाइन से नहीं की जा सकती, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वेदाक्ष की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। विश्ववंश के सदस्यों ने अग्नि ढाल तोड़ दी थी। वेदाक्ष समझ गया कि दक्ष का क्या मतलब था। वह फायर शाइन का मजाक उड़ा रहा था। इसी समय वेदाक्ष के बगल में कोई उतरा। वह व्यक्ति वेदाक्ष से लंबा था और थोड़ा मोटा लग रहा था। वह शांत और संयमित दिख रहा था, मानो उसे कभी गुस्सा आता ही ना हो। जब वह आसपास होता था तो लोग थोड़ा दबाव महसूस करते थे। वेदाक्ष लोगों पर ऐसा प्रभाव नहीं डालता था। आसपास के लोग उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा उठे। वेदाक्ष के अलावा प्रताप ने उस लड़के को भी आमंत्रित किया था।
ऐसा लग रहा था कि प्रताप की कोई खास योजना थी, वरना वह ऐसे लोगों को आमंत्रित ही नहीं करता। उस युवक का नाम दिवंश अवस्थी था। वह वेदाक्ष की ही पीढ़ी का था और वह पहले से ही स्वर्गीय सम्राट स्तर के सबसे शीर्ष का योद्धा था और वेदाक्ष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। विश्ववंश इतने लंबे समय से चुप था और अब वे ऐसी प्रतिभाओं के साथ वापस आ गए हैं। बुरा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप किसी को निराश नहीं करेंगे, दिवंश ने दक्ष से शांति से कहा। वह घमंडी और अहंकारी लग रहा था। वह कई वर्षों से स्वर्गीय सम्राट स्तर के सबसे शीर्ष का योद्धा था। एक और कदम, एक आखिरी कदम और वह एक पवित्र सम्राट बन जाएगा। इधर दक्ष धीरे से खड़ा हुआ और शांति से दिवंश को देखा। उसे आभास हो गया था कि दिवंश उसे धमका रहा है। वह वेदाक्ष से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वह नीले कपड़े वाले अधेड़ उम्र के आदमी से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। हालांकि दक्ष अब विश्ववंश का रुद्र था और उसका सामाजिक दर्जा भी उन लोगों जितना ही ऊंचा था। दक्ष एक कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत सोचते हो। दक्ष का जवाब सुनकर दिवंश शांत रहा। वह मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। वेदाक्ष ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कराहते हुए कहा, हम देखने के लिए बेताब हैं। फिर वह भी चला गया। लोगों को समझ आ गया था कि वह दक्ष के साथ बुरा होते देखने के लिए बेताब था। अगले कुछ दिनों में प्रताप नहीं आया। निगम परिवार में और भी लोग आ गए। इस समय तक 20 से कुछ ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। वे सभी बेहद ताकतवर थे। बेशक प्रताप ने कई अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उनमें से कई के पास इतनी जल्दी पहुंचने और इंतजार करने का समय नहीं था। ऐसे साधना स्तरों पर लोगों के पास जिम्मेदारियां होती थीं और करने के लिए बहुत सारे काम होते थे। कई लोगों के पास निगम परिवार में आने का समय भी नहीं था। प्रताप ने जिन लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें जो समय सीमा दी थी, वहां आ गई थी। लोगों को एक विशाल हॉल में बुलाया गया। विशाल हॉल में बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रताप शायद जल्द ही आएंगे। वह तो यहाँ आ ही जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह हमें क्या बताना चाहता है। किसी ने कहा, अध्याय 1828, सर्वोच्च प्राचीन राक्षस। वह तो यहाँ आ ही जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह हमें क्या बताना चाहता है। किसी ने कहा, वह सर्वोच्च पशु जगत में गया था क्योंकि वह वापस आ गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसी और ने कहा, दक्ष उनकी बातें सुन रहा था। वह समझ गया कि प्रताप निगम परिवार में नहीं था। उसने पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च पशु जगत में समय बिताया था। अब वह वापस आ गया था। प्रताप अभ्यास करने के लिए सर्वोच्च पशु जगत में गया था। फिर भी उसने मेरे बारे में सुना था। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रताप मुझे वहां भेजना चाहता है या निगम परिवार के लोग। वह व्यक्ति संचार में माहिर होगा। यात्रा करते समय भी वह अपनी अन्य जिम्मेदारियों को नहीं भूलता। दक्ष ने सोचा। इस समय एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और उसने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। यंग मास्टर वापस आ गए हैं। वह नहा रहे हैं और कपड़े बदल रहे हैं। हमने स्वागत भोज का आयोजन किया है। कृपया मेरे पीछे आएं। सभी लोग बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़े। वह आदमी वापस आ गया है और नहाने और कपड़े बदलने चला गया। बिल्कुल लड़की जैसा है, किसी ने रूखेपन से कहा। वह आदमी बेहद हट्टा-कट्टा और रूखा लग रहा था। उसने एक बड़ी पैंट पहनी हुई थी। उसकी मांसपेशियां इतनी बड़ी थीं कि मानो फट जाएंगी। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था जिसे वह अपने कंधे पर टिकाए था। ऐसे लोगों को एक नज़र में भूलना मुश्किल होता था। क्या तुम इतने अधीर क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह बदतमीज है? साफ सुथरा रहना उन लोगों के लिए सम्मान की बात है जिनसे तुम मिलते हो। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। वह बड़ी दाढ़ी के साथ क्रूर और जंगली लग रहा था। वह गरिमा में और राजसी लग रहा था। चुप रहो, एक युवक ने गुस्से से कहा जो बहुत लंबा और जानवरों जैसा दिख रहा था। उसके हाथ उसके नीले कपड़ों की आस्तीन में थे और उसके चारों ओर हल्की रोशनी आ रही थी। वह वाकई काफी खूबसूरत लग रहा था। अभी अभी बात कर रहे दोनों लोगों ने युवक को ठंडी नजरों से देखा। छोटे जानवर, अपने बड़ों के साथ विनम्र रहना सीखो। जब मैं मशहूर हुआ तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने नीले कपड़े पहने युवक से कहा। उस नीले कपड़े पहने युवक ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, कुशिंद, क्या तुम कह रहे हो कि तुम पहले से ही बेकार और निकम्मे हो?
उसकी बात सुनकर कुष्यंत ने ठंडी आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। युवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा घमंडी होते जा रहे हैं। ये बकवास करने और बहस करने का समय नहीं है। चलो अपनी ताकत का उपयोग लड़ने के लिए करें। बड़ी पैंट पहने हुए व्यक्ति ने कहा। कुष्यंत ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मौके जरूर मिलेंगे। चलो देखते हैं कि प्रताप हमें क्या बताना चाहता है। इसी समय काले वस्त्र पहने किसी व्यक्ति ने कहा। वे लोग साधारण दिख रहे थे लेकिन असल में उन सबके पास अविश्वसनीय कहानियां थीं। उन सभी को निमंत्रण पत्र मिल चुका था जिससे साबित होता था कि वे बेहद ताकतवर थे। कम उम्र के लोगों के सामने वे अक्सर चुप रहते थे। वे कम बोलने वाले लोग थे। एक नज़र में ही वे युवाओं को डरा सकते थे। कुछ देर बाद सभी लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे एक विशाल महल के सामने पहुंचे। वहां एक सज्जन जैसा सुंदर व्यवहार करने वाला युवक खड़ा था। उस युवक ने भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सभी, मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत प्रभावित हूँ। बेकार की बातें मत करो प्रताप। तुम्हें पता है कि हम सिर्फ तुम्हारे निमंत्रण पत्र की वजह से नहीं आए हैं। किसी ने कहा, सचमुच, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। किसी और ने कहा। भीड़ ने प्रताप को सम्मान नहीं दिया लेकिन प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सब लोग मेरी आलोचना करना बंद करो। अंदर आओ और चलो काम की बात करते हैं। ठीक है, भीड़ ने कहा। वे सभी प्रताप के पीछे विशाल महल के हॉल में चले गए जहां लंबी मेजें लगी हुई थीं। सभी लोग लंबी मेज के दोनों ओर बैठ गए। फिर सब ने प्रताप की ओर देखा। कुष्यंत ने आक्रामक स्वर में कहा, प्रताप, अब बताओ। कुष्यंत, तुम बिल्कुल नहीं बदले। प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, सब लोग, आप जानते हैं कि मैं अभी अभी सर्वोच्च पशु जगत से लौटा हूँ। मैं वहाँ साधना करने गया था लेकिन मुझे कुछ दिलचस्प अनुभव हुए। क्या नीले कपड़े पहने युवक ने पूछा। जीशान, जो उस जमाने में 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में तीसरे स्थान पर रहा था, ने संजीवन काल में काफी समय बिताया है। अब वह संजीवन काल छोड़कर अकेले ही सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में चला गया है। तुम्हें पता है ना? प्रताप ने कहा। हाँ, क्या जीशान को कुछ खास मिला है? दिवंश ने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर मैं आपसे कहूं कि वह सर्वोच्च प्राचीन राक्षसों का हमदर्द है और यही कारण है कि वह सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में गया तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? प्रताप ने शांति से पूछा। उसकी बात सुनकर भीड़ आश्चर्यचकित थी। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या सचमुच? मैं जीशान से मिला हूँ। हालांकि वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में तीसरे स्थान पर था, फिर भी वह बेहद ताकतवर है। हम सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड के ठीक बाहर मिले थे। वह बहुत बहादुर है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि दक्ष और मानस, जो 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे, उससे ज़्यादा ताकतवर है या नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि जीशान बेहद ताकतवर है। प्रताप ने शांति से कहा। अब हर कोई उन लोगों के बारे में और भी ज्यादा सोच रहा था जो 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में शीर्ष पर रहे थे। प्रताप ने जीशान को स्वीकार कर लिया था। दक्ष भी कमाल का है। उसने हिमवंश को अपमानित किया। फायर शाइन बहुत लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है और वे हमेशा असफल होते हैं। मुझे बस यह नहीं पता कि वह अब कहाँ है। बड़ी पैंट वाले ने कहा। उसकी बात सुनकर वेदाक्ष ने भौहें चढ़ाई। फायर शाइन दक्ष से नफरत करता था। दरअसल श्राइनों से कई लोग वहां मौजूद थे। वे लंबे समय से 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के शीर्ष 10 योद्धाओं, जिनमें दक्ष और जीशान भी शामिल थे, का पीछा कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे भी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। दुश्मनों की प्रशंसा करने में कोई बुराई नहीं है। इधर दिवंश दक्ष के बारे में बात नहीं करना चाहता था और उसने कहा, प्रताप, क्या आपने कभी सर्वोच्च प्राचीन राक्षसों को देखा है? हाँ, अपनी आंखों से, प्रताप ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने आगे कहा, किंवदंतियों के अनुसार सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में कई सर्वोच्च प्राचीन राक्षस हैं। लेकिन आप ये तभी जान सकते हैं जब आप सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में प्रवेश करें। वहां से जिंदा बाहर आना मुश्किल है। एक सर्वोच्च प्राचीन राक्षस को देखना अविश्वसनीय था और जीशान ने उसका पीछा किया। तो आपने हमें आने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि दिवंश ने प्रताप को घूरते हुए कहा। मैं सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड के रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ। प्रताप ने शांति से कहा। उसकी बात सुनकर सबके दिल धड़कने लगे।
लोगों की भौहें तन गईं। एक घातक निषिद्ध क्षेत्र के रहस्य का पता लगाना कितना डरावना और दुस्साहसी विचार था। इसी समय नीले कपड़े पहने युवक ने कहा, वह सर्वोच्च प्राचीन राक्षस कैसा है? क्या तुम हमें कुछ बताना भूल गए, प्रताप? सर्वोच्च प्राचीन राक्षस अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। मैंने जिस सर्वोच्च प्राचीन राक्षस को देखा है, उसके शरीर का केवल एक भाग, एक हाथ, एक पैर, एक आंख, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क भी 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। लेकिन अपने हाथ से वह लोगों की जीवन शक्ति और रक्त को सोख सकता है और उन्हें आसानी से मार सकता है। समान साधना स्तर पर लोग उसके एक भी हमले का सामना नहीं कर सकते, प्रताप ने कहा। उसने आगे कहा, सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। क्या तुम जाकर देखना नहीं चाहते? प्रताप ने भीड़ की ओर देखा। लोगों की आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। हालांकि वे जानते थे कि निषिद्ध क्षेत्र बेहद खतरनाक थे और बेहद बहादुर लोगों के अलावा ज्यादातर लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। स्वर्गीय सम्राट आमतौर पर ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। हो सकता है कि कुछ पवित्र सम्राट वहां गए हों और निश्चित क्षेत्र के रहस्यों का पता लगाया हो, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया क्योंकि बाकी लोग उन जानकारियों को जानने के योग्य नहीं थे जो केवल अंदरूनी लोगों को ही पता होती थीं। सर्वोच्च प्राचीन राक्षस, दक्ष बुदबुदाया। दक्ष की आंखें चमक उठीं। उसने देखा था कि जानवरों के राजा की दुनिया कितनी भयानक थी। तो क्या वे निषिद्ध क्षेत्र भी उतने ही खतरनाक थे? क्या अंदर छोटी छोटी दुनिया थी या प्राचीन वंश? दक्ष ने सोचा। जानवरों के राजा की दुनिया पर्पल स्टार क्षेत्र में थी और केवल त्रिमेन सिटी में ही प्रसिद्ध थी। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य से बहुत दूर थे। इसीलिए जानवरों के राजा ने उसे गुप्त रखने में कामयाबी हासिल की थी। अगर जानवरों के राजा का क्षेत्र 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में होता तो ये बेहद प्रसिद्ध होता। इस समय भीड़ चुप रही। वे सभी प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली थे। अगर वे पवित्र सम्राटों के साथ निश्चित क्षेत्र के रहस्यों की खोज करते तो ये बेकार होता क्योंकि वे पहले मर जाते। वे समझ गए थे कि प्रताप ने किसी पवित्र सम्राट को क्यों नहीं बुलाया। वे समान स्तर के नहीं थे। अगर पवित्र सम्राट निषिद्ध क्षेत्र के रहस्यों की खोज करना चाहते थे तो वे अन्य पवित्र सम्राटों के साथ ऐसा कर सकते थे। वे वास्तव में वहां जाकर सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड के रहस्य का पता लगाना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह बहुत खतरनाक होने वाला था। प्रताप, आपने हमें सीधे सर्वोच्च पशु जगत में क्यों नहीं आने दिया? आपने हमें पहले यहाँ आने के लिए कहा। इसका मतलब है कि आपने यहाँ सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था, है ना? मैं आपके साथ जाकर निषिद्ध क्षेत्र के रहस्य का पता लगाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी तैयारी करनी होगी, रिद्धि ने शांति से कहा। शायद सभी इस बात पर सहमत होंगे कि वे सभी बहुत ताकतवर थे और उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी थी। उन्हें पहले तैयार होना था। बिना तैयारी के वे निश्चित क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। बिल्कुल रिद्धि, तुम अपनी अविश्वसनीय प्रतिष्ठा की हकदार हो। मुझे खुशी है कि तुम आ रही हो, प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी आ रहा हूँ। बड़ी पैंट पहने हुए मजबूत योद्धा ने उत्साह से अपने सामने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। अगर लोमकेश जा रहा है तो मैं कुश्यंत भी मना नहीं करूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने बड़ी पैंट पहने उस हटे कट्टे आदमी को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में जाने के लिए काफी लोग थे। वे अकेले नहीं जाना चाहते थे, इसलिए सभी के साथ जाना बिल्कुल सही था। मैं धीरज भी आ रहा हूँ, थंडर श्राइन के अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। जीशान बहादुर था। वह अकेले ही सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में गया था। वहां मौजूद सभी योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा। हालांकि यह खतरनाक होने वाला था, पर संभवतः लाभदायक भी होगा।